तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका शादी था। वो इस शादी में अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाए थे जो कि काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के थे। हमेशा एडल्ट्स बात करते थे। हमें यहाँ पर ये भी बात पता चलता है कि मैक्स जिस लड़की के साथ शादी कर रहा था वो बस उसी के साथ ही इंटीमेट हुआ था। बाकी दूसरा लड़की उसको मिला नहीं था, इसीलिए वो इसके साथ शादी कर रहा था। मैक्स के फादर इन लॉ मेडिसिन में काम करते थे, वो वाइग्रा सेल करते थे। आज के दिन मैक्स की साली यानी कि उसके होने वाला बीबी की सिस्टर उसकी प्यारे दीदी और जीजू का अच्छा खासा स्वागत होता है, इसीलिए उनके शैंपेन में वाइग्रा मिला देती है। उसके बाद हम लोग माइकल नाम को एक लड़के को देखते हैं जो कि खुद की इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी दोस्त काइल की इंट्रोडक्शन देता है। काइल उसका अच्छा खासा फ्रेंड था बट वो हमेशा लड़कियों के पीछे ही पड़ा रहता था। उसके दिमाग में हमेशा इन लड़कियों के बारे में चलते रहते थे। यहाँ पर गलती से मैक्स अपनी वाइग्रा वाला शैंपेन की बोतल अपने दोस्तों के बीच लेके चला आता है। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर उस वाइन की बोतल को खत्म कर देता है एंड इसकी वजह से सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर वेडिंग में जो गेस्ट आए हुए थे सब उन लोगों को हैरानी से देख रहे थे पर उन लोग को इस बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मैक्स के शादी के बाद सबके सब दोस्त साथ में बैठे थे। वो लोग साथ में शादी रिलेटेड बातें कर रहे थे। वो लोग यही कह रहे थे कि शादी तो एक जेल की तरह है जहाँ पे बीबो के हिसाब से चलना पड़ता है, इसीलिए सारे दोस्त डिसाइड करते कि वो लोग शादी नहीं करेंगे एंड सारे दोस्त मिलकर एक चैलेंज लड़ते हैं। फिर सब लोगों ने डिसाइड किया हम लोग एक फंड तैयार करेंगे जिसके अंदर हम सब लोग मिलकर अपनी पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बट एक शर्त है, हम लोगों में से जो लास्ट में बैचलर बचा रहेगा उसी को ये सारे पैसे मिलेंगे एंड सबके सब इस बात को लेकर एग्री भी कर जाते हैं। सब लोग मिलकर इस फंड का नाम देता है टॉम कैट्स एंड वहाँ पर एक गैरी नाम का एक लड़का कहता है कि मेरे को सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि मैं कभी भी शादी नहीं करने वाला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर गैरी सबसे पहले शादी कर लेता है। वो अपनी फ्रेंड ग्रुप के अंदर सबसे पहले शादी कर रहा था। वो जिस लड़की के साथ शादी कर रहा था उस लड़की का नाम थी लिंडा। लिंडा वही लड़की थी जो थी मैक्स की साली। उसके बाद एक एक करके सबकी शादी हो गया था एंड एंड में सिर्फ काइल और माइकल ही बचे थे। वो दोनों के दोनों ही बैचलर लाइफ जी रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ना, हम लोग माइकल को देखते जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बहुत ज्यादा करीब थी एंड उसके साथ इंटीमेट होने ही वाली थी, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसको 3 मैजिकल वर्ड कहने के लिए कहती है पर उसको आई लव यू कह नहीं पाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर उसने कमिटमेंट कर लिया तो उसको शादी करना पड़ेगा। वो आई लव यू कहने के लिए मना कर देता है कि कुछ भी हो जाए उसको फंड के पैसे चाहिए थे, जो सुन के उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माइकल उसको समझाते हैं कि अभी वो शादी नहीं कर सकता, इसीलिए आई लव यू भी नहीं कह सकता। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाती है एंड उसको मिडिल फिंगर दिखा के वहां से चली जाती है। फिर माइकल गैरी के पास जाता है। फिर गैरी उसको कहता है कि लास्ट टाइम तुम कितने लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुके थे। गैरी यहाँ पर कॉम्पिटिशन करना चाहता था बट वो यहाँ पर हार गया। माइकल कहते हैं लास्ट टाइम एक ट्विन के साथ भी था। खैर यहाँ पर गैरी उठ के चला जाता है बट माइकल को यहाँ पर एक लड़की के ऊपर नजर पड़ जाता है। माइकल उस लड़की के बारे में एक वेटर से पूछता है। वेटर कहता है कि वो लड़की सिर्फ अमीर लोगों को डेट करती है। उसके बाद माइकल उस लड़की के पास जाता है। वो जानबूझ के उस लड़की के सामने गैम्बलिंग करने लगता है जिससे उस लड़की को लगे कि माइकल बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है। गैम्बलिंग करते करते बहुत ज्यादा पैसा हार जाता है बट वो लड़की उससे इंप्रेस होने की जगह उसको बहुत ज्यादा उकसा रही थी। खैर माइकल को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, इसीलिए गैरी उसको समझाने के लिए आते हैं। फिर गैरी उसको कहते हैं कि तुमको गैम्बलिंग रोक देना चाहिए, जो बात माइकल मान जाता है। फिर माइकल गैम्बलिंग के डाइसिस उस लड़की के हाथ में पकड़वा देता है बट वो लड़की जानबूझ के उस डाइसिस को फिर से उछल देती है जिससे माइकल को फिर से घाटा हो जाता है क्योंकि डाइसिस उछलने की वजह से फिर से हार जाता है। इस बार माइकल को बहुत ज्यादा लॉस होता है। माइकल $51,000 हार चुका था। बार के गार्ड्स माइकल को उठा के मैनेजर के पास लेके जाता है क्योंकि माइकल वहाँ पैसे देने से मना कर रहा था। माइकल कहते हैं कि मैं $51,000 क्यों दूं क्योंकि डाइसिस लड़की ने उछाले थे, मैं तो गेम बंद कर चुका था। फिर मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरा लेके माइकल को दिखाता है। उसके बाद मैनेजर कहता है कि तुमने उस लड़की को अपनी डाइस दिया था क्योंकि तुम चाहते थे कि वो डाइस को खुद रोल करे, इसलिए गेम अब तुम्हारा हो जाता है, इसलिए वो पैसे तुमको अभी पे करना ही पड़ेगा। वो फिर माइकल को धमकी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 वीक्स है, अगर तुम्हें पैसा पे नहीं करते तो मैं तुमको मार डालूंगा। माइकल फिर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। फिर माइकल के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है उसका दोस्त काइल की शादी। अगर वो काइल की शादी दे पाया तो उसको सारे के सारे उसका फ्रेंड्स का फंड मिल जाएगा जिससे वो अपना $50,000 बार वाले को देकर अपनी जान बचा सकता है। माइकल फिर अपने काइल के साथ मिलने जाता है। वो देखता है कि काइल एक दूसरे लड़की के साथ था। वो उस लड़की के साथ गोल्फ खेल रहा था। फिर माइकल काइल से पूछता है क्या तुमको कभी भी कोई जिंदगी में कोई लड़की से प्यार हुआ था। उस लड़की को उसने गैरी की शादी में देखा था जो कि लिंडा का फ्रेंड थी। अगर वो लड़की मिल जाए तो काइल उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। माइकल के पास अब अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था। अगर इस बार काइल की शादी हो गया तो माइकल को सारे के सारे पैसा मिल जाएगा। फिर वो उसी लड़की को ढूंढने के लिए गैरी के घर पे चला गया। गैरी और माइकल दोनों ही लिंडा के पास पूछने के लिए जाते हैं पर गैरी को लगता है कि लिंडा किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। फिर गैरी लिंडा को सरप्राइज करने के लिए दरवाजा अचानक खोल देता है बट वो देखते हैं कि वहाँ पर बस 2 ही लड़की खड़ी है जो कि कुछ काम कर रही थी। फिर माइकल लिंडा से पूछता है कि तुमको उस लड़की के बारे में कुछ मालूम है। फिर लिंडा उस लड़की का नाम नेटली बताती है एंड माइकल को उसके एड्रेस भी दे देती है। फिर माइकल सैटरडे नाइट को नेटली को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो फिर अचानक नेटली को एक बार के बाहर देखता है जिसकी वजह से वो सोचता है कि शायद वो एक सेक्स वर्कर है। फिर माइकल नेटली के पास जाता है एंड उसके साथ अजीब तरीके से बात वगैरह करने लगते हैं। फिर नेटली उसको कंधे से पकड़ लेती है एंड अचानक वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाता है। एक्चुअली नेटली एक डिटेक्टिव ऑफिसर थी और आज रात तो एक सेक्स वर्कर करने वाले लोगों को पकड़ रही थी। वो अंडरकवर होकर वहाँ पर खड़ी थी लेकिन माइकल को बदकिस्मती से माइकल वहाँ पर फंस चुका था। फिर माइकल को कमरे में लेकर इंटरोगेट करा जाता है। फिर नेटली के थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद वो नेटली के सब कुछ सच बता देता है कि लिंडा के शादी में उसने उसको देखा था। वो फिर गैम्बलिंग के बारे में भी बता देता है एंड उसके पैसा हारने के बारे में भी बता
बता देता है एंड उसका फ्रेंड ग्रुप का जो फंड वगैरह तैयार हुआ था उसके बारे में भी बता देता है। फिर माइकल कहता है कि इसी वजह से मैं चाहता कि तुम काइल के साथ शादी कर लो, पर नेटली यहाँ पर उसको साफ साफ मना कर देती है एंड कहती है कि मैं किसी काइल वगैरह को नहीं जानती। माइकल फिर बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है, बट बैंक भी यहाँ पर उसको किसी वजह से लोन देने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेटली डायरेक्ट माइकल के घर आ जाती है एंड कहती है कि मैं तुम्हारी प्लान के हिसाब से काइल से शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक शर्त है, अगर तुमको जो फंड की पैसे मिलेगा वहां से हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। एंड उसके बाद नाइटली एंड माइकल डिटेक्टिव की तरह काइल के पीछे करने लग जाते हैं। नाइटली काइल के बारे में जानना चाहती थी कि उसको किस तरीके का लड़की पसंद है। फिर वो लोग हर जगह काइल का पीछा करने लग जाते हैं। फिर माइकल को अचानक रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे नाइटली के बहुत ज्यादा करीब आने लग गया था। नाइटली को भी माइकल थोड़ा बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। फिर माइकल डायरेक्ट काइल से पूछता है कि तुमको किस तरीके का लड़की चाहिए। फिर काइल बताते हैं मेरे को उस तरीके का लड़की पसंद है जो डायरेक्ट इंटीमेट हो जाए, जिसको इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमेशा जो उसका करीब रहे। फिर हम लोगों को माइकल को दिखाया जाता है कि जो अपनी फ्रेंड्स का रीयूनियन में गया हुआ था, वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसका सारे फ्रेंड्स का बेबीज हो चुका है। माइकल को थोड़ा अजीब लगता है कि उसको बेबीज का टेंशन नहीं लेना था और इसी वजह से वो शादी ना करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ वो मन में कहता है कि उसको नेटली से प्यार नहीं है, फिर भी वो नेटली का ड्राइंग बनाते रहता है। उसके बाद वाले सीन पे दिखाया जाता है कि नेटली अपनी कॉलेज के साथ एक मिशन में गया हुआ है एंड वहाँ पर उसने अपनी सारी दिल की बात बता देती है। वो माइकल को पसंद तो करती है, बट उसको ये नहीं पता कि माइकल उसको पसंद करता है कि नहीं। उसके बाद वो लोग एक गैंगस्टर को गन पॉइंट में लेते हैं। फिर वो गैंगस्टर उसको एडवाइस करता है कि तुमको पता करना है कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं, इसके लिए तुम्हें कंपटीशन का सहारा ले सकते हो। जो सुन के नाइटली को एक आइडिया आ जाती है। फिर एक दिन नाइटली काइल से मिलती है, उसके साथ माइकल भी था। काइल नाइटली को पसंद करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। नाइटली ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसको पता करनी थी कि माइकल उससे सच में प्यार करता है कि नहीं एंड माइकल जेलस होता है कि नहीं। माइकल को भी रियलाइज होता है कि वो नाइटली को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। उन दोनों को एक साथ देख के माइकल को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, इसलिए वो उनको छुप छुप के देख रहा था। नाइटली ये बात नोटिस कर लेती है, फिर भी वो माइकल को इग्नोर करने लगती है। एक दिन नाइटली माइकल को एक जगह पे बुलाती है एंड वो फिर माइकल को कहती है कि वो धीरे धीरे काइल को पसंद करने लग गई है एंड वो उससे शादी करना चाहती है। अब इसी बात की इंतजार था कि काइल कब उससे शादी करेगा एंड वो उसको कब अपनी दिल की बात बोलेगा। फिर नाइटली डायरेक्ट माइकल से पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे से प्यार करते हो। माइकल चाहते हो भी ना कह देता है, जिसके बाद नाइटली वहाँ से चला जाती है। माइकल अभी मिरर में जाके खुद से ही कह रहा था कि अब में वो चाहता है कि नाइटली उसको पहले से प्रपोज करे। उसे लग रहा था कि नाइटली को शायद प्ले बॉय टाइप का लड़के पसंद है, जो कि अब हर कोई लड़की को साथ चलते फिरते रहते हैं। काइल भी वैसे ही था, इसीलिए शायद उसको पसंद आ गया। अब माइकल भी एक लाइब्रेरियन के पास गया एंड उसको बताने की कोशिश करने लगा, जिससे लाइब्रेरियन भी पड़ गई एंड उसके साथ बहुत बात करते करते उसको अपने घर पे लेके गया। उसके घर पे जाके माइकल को उसके नीचे दादी दिखता है। माइकल उसको दादी को इग्नोर कर देता है एंड ऊपर के रूम पे चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लाइब्रेरियन भी आ चुकी थी एंड वो लोग इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लड़की माइकल के हाथ को एक टेडी बेयर के साथ बांध देती है। माइकल को लगता है कि आज वो बहुत ज्यादा लकी है, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है। वो लड़की एक मशीन चला के उस बेड को ऊपर कर देती है। यहाँ पर वो अपनी असली रूप दिखाती है। माइकल अब वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। एक्चुअली कोई लड़की कोई भोली वाली लड़की नहीं थी, वो कोई लाइब्रेरियन नहीं थी। वो एक्चुअली उन सब लड़कों को शिकार करता है जो लड़का प्ले बॉय टाइप का होता है। वो ऐसे ही लड़कों को ढूंढता है जो कि हर लड़कियों के साथ घूमता फिरता है एंड उसको अपने घर पे ले आके उसके साथ टॉर्चर करती रहती है। उस लड़की के पास बहुत सारे हथियार रहते हैं, जिससे माइकल को कूटने लग जाती है। माइकल का भी बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था। ये कम नहीं था कि वहाँ पर लड़की का दादी भी आ जाती है, जिसको देख के माइकल के बहुत ज्यादा फट चुका था। माइकल किसी तरीके से वहाँ से बच के खुद की जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। फिर दूसरे दिन माइकल अपनी दोस्त काइल के साथ एक बाथरूम में रहता है, जहाँ पे माइकल सेविंग कर रहा था। फिर काइल माइकल से कहता है कि मेरे को लगता है मेरा एक टेस्टिकल थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। फिर माइकल उसको कहता है कि क्या तुमको कोई डिजीज है। काइल को इस बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते कि वो लोग डॉक्टर के पास जाएगा। फिर वो दोनों उसका फ्रेंड गैरी के पास पहुंच जाता है, जो कि एक डॉक्टर था एंड उसको चेक करने के लिए कहता है। बट गैरी यहाँ पर कहता है कि मैं एक डेंटिस्ट और मैं ये सब चीज चेक नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों को शायद कोई और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर गैरी अपनी वाइफ लिंडा को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पर गैरी को लगता है लिंडा के साथ किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पर उसका शैडो दिख रहा था। जब वो जल्दी जल्दी जाकर पर्दे हटाता है, तब देखते हैं कि लिंडा एक डमी बॉडी के ऊपर सीपीआर देने की ट्राई कर रही है। गैरी को फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। फिर हम लोग को काइल और माइकल को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर काइल के चेकअप के बाद कहते हैं कि तुमको टेस्टिकुलर कैंसर हो चुका है, जिसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। जो सुनकर उन दोनों की बहुत ज्यादा फट चुका था, क्योंकि सर्जरी के बाद उसके बाद सिर्फ एक ही टेस्टिकल रहेगा। फिर काइल निराश होकर डॉक्टर से पूछता है कि सर्जरी के बाद मैं इंटीमेट हो पाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जो सुनकर काइल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद काइल को एक सैंपल लेने के लिए बोला जाता है। काइल उसके बाद अपने दोस्त माइकल को लेकर सैंपल रूम में चला जाता है। सैंपल रूम में जाकर माइकल नेटली को इमेजिन करने लग जाता है, वो भी गंदी तरीके से। उसके कुछ दिन बाद हम लोग काइल को दिखाया जाता है जिसका सर्जरी वगैरह ठीक हो गया था एंड वो अभी जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकलना चाह रहा था एंड उसका अभी बहुत सारे लड़कियों को ढूंढना था। दूसरे दिन जब माइकल काइल से मिलने के लिए जाता है, वो नेटली को उसके बाजू में देखता है। उसके बाद माइकल को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर नेटली काइल के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी एंड वो उसका केयर भी करती है। वो सोच रहा था कि शायद नेटली उससे प्यार करती है, इसीलिए माइकल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद काइल नेटली से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद बार की मैनेजर का अपनी माइकल पे कॉल आता है एंड बार की मैनेजर माइकल को कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है, उसके बाद मैं तुमको मार डालूंगा। खैर शादी से पहले काइल यहाँ पर एक बैचलर पार्टी रखता है, जहाँ पर माइकल अपनी काइल
से पूछता है कि शादी के बाद भी तुम दूसरे लड़कियों के साथ इंटीमेट हो गए। फिर काइल कहता है क्यों नहीं, मेरे को नाइटली पसंद है बट बाकी लड़कियां भी मेरे को पसंद आने लग जाता है। फिर पार्टी के बीच अचानक माइकल का अलग लेवल की एनर्जी लाने लग जाता है और चिल्ला के कहता है कि वो अभी ये शादी रोक के रहेगा। बट पार्टी में बहुत ज्यादा शोर था, इसलिए उसकी बात किसी के कानों पे नहीं जाता। एंड अचानक उसके सिर पे एक बॉल आके गिरता है, इसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट उसके आंख खुलता है, उसको पता लग जाता है कि आज अपनी काइल के साथ अपनी नाइटली का शादी है। बट वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, इसलिए जो भी कपड़ा पहना था उसको लेकर शादी के हॉल में चला जाता है एंड सब कुछ तोड़ फोड़ करके किसी तरीके से शादी को रोक देता है। उसके बाद माइकल को रियलाइज हुआ कि ये किसी और का शादी था, कि अपना काइल और नेटलिन की शादी तो 1 घंटे पहले हो चुका था। उसके बाद माइकल दुखी होकर वहां से चला जाता है। बट कुछ दिन बाद उसको काइल दिखा जो कि किसी दूसरे लड़की के साथ था। यहाँ पर माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी काइल पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपनी नाइटली को कैसे चीट कर सकते हो। उसके बाद अपनी काइल के साथ जो लड़की तो अपनी काइल को एक चाटा मारती है एंड वहां से चला जाती है। इसके बाद काइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो माइकल पे जाके घूसा झड़ देता है। फिर काइल सारी बात बताता है। वो कहता है कि शादी की पहले रात को मेरे साथ नाइटली का झगड़ा हो गया था एंड नाइटली मेरे को घुसा मार देती है एंड उसके बाद मेरे घर पे भी नहीं आई। काइल को लग रहा था कि शायद अपने माइकल और नेटली मिलकर ये सब प्लान किया होगा फंड की पैसा लेने के लिए, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी था। फिर काइल कहता है कि मेरे को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सी लड़कियां हैं। उसके बाद काइल कहता है कि मैं आज एक लाइब्रेरियन लड़की के साथ जाऊंगा उसके घर में मस्ती करने के लिए। सुन के माइकल को पता लग जाता है कि लाइब्रेरियन लड़की शायद वही लाइब्रेरियन लड़की है जो उसके साथ टॉर्चर किया था। बट माइकल यहाँ पर अपनी दोस्त को कुछ नहीं कहता एंड कहता है कि जाओ जाओ बहुत सारे मजे करो। उसके बाद हम लोग को काइल को दिखाया जाता है जिसको लाइब्रेरियन लड़की बांध के रखा था एंड उसको उसके लड़की एंड उसका दादी मिलकर बहुत सी टॉर्चर करती है। उसके बाद अपनी माइकल अपनी नाइटली को ढूंढने के लिए जाता है एंड उसको नाइटली मिल भी जाता है एंड वो जाके नाइटली के पास जाके अपनी प्यार की इजहार करता है। फिर आके माइकल को कहीं से आके कुछ पुलिस पकड़ लेते हैं। तो जिस टाइम नाइटली से प्यार की इजहार कर रहा था, नाइटली उस टाइम फिर से अंडर कवर की तरह काम कर रही थी। आखिरकार नाइटली भी मान जाती है एंड वो भी अपनी प्यार की इजहार कर देती है। आखिर में दिखाया जाता है कि उन दोनों का शादी हो चुका है। आखिर में हम लोग एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली अपनी गैरी ने अपनी वाइफ लिंडा को उसकी मेट के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लिया था। इसकी वजह से गैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर गैरी की वाइफ लिंडा कहती है कि यार तुम चाहते हो तो हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो सुन के गैरी बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो तीनों एक साथ करने लग जाते हैं। इसी तरीके से ये फनी और थोड़ा सा रोमांटिक कहानी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होता है।